गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम 7 यूनिट कर रहे थे ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती, जिसके अंदर हमने बस्तियों के प्रकार के बारे में जाना कि बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बस्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक ग्रामीण बस्ती और दूसरी होती है नगरीय बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि ग्रामीण बस्ती क्या होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, कहाँ पर वो अपना प्रतिरूप बनाती हैं, किस आकार में पाई जाती हैं, उनके जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे नगरीय बस्ती कि नगरीय बस्ती क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नगर किसे कहते हैं। नगर वह क्षेत्र जो मूल सुविधाओं की दृष्टि से विकसित हुआ हो और सभी को मूल सुविधाएं आराम से प्राप्त हो गई हो, जैसे बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, रोजगार की सुविधा, शिक्षा की सुविधा। ये सभी सुविधाएं जब अच्छे से कहीं प्राप्त होने लग जाती हैं किसी क्षेत्र में, तो वो नगर के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात NCERT के द्वारा नगर की एक अलग डेफिनेशन बताई गई है, जिसके अंदर बताया गया है कि जहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, और अधिसूचित क्षेत्र हो, उसे नगर कहा जाता है। नगरों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? कुछ विशेषताएं जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों की पाई गई, इसी प्रकार से नगरों की भी अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं के आधार पर ही ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को अलग अलग भागों में देखा जा सकता है। तो पहली विशेषता है नगरों की कि इनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है। जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है, जहाँ पर लोग 5000 से अधिक संख्या में निवास करते हैं, वो क्षेत्र नगर के अंतर्गत भारत में आते हैं। प्रत्येक देश में जनसंख्या के आधार पर नगरों का अलग अलग से डिवीज़न किया गया है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में जनसंख्या अलग अलग आधारों पर बांटी गई है, उसी के आधार पर उसे नगर घोषित किया जाता है, जो भारत के संदर्भ में है 5000 से अधिक। दूसरी विशेषता है इसकी, जिसका जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, वो नगर की श्रेणी में आता है। तीसरी विशेषता है जिसकी 75% से अधिक या 1/3 से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में, यानी कि द्वितीयक व तृतीयक क्रियाकलापों में लगी हुई हो, उसे नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है जहाँ पर लोगों को रोजगार व शिक्षा की सुविधाएं अच्छे से नगरों में प्राप्त हो जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बजाय नगरों में लोगों को रोजगार और शिक्षा आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके पास पानी की, बिजली की और खाने पीने से संबंधित मूल सुविधाएं इनको अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये हैं नगरों की प्रमुख विशेषताएं। उसके पश्चात आता है नगरों के प्रकार। इसमें हम देखेंगे कि नगरों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस आधार पर नगरों को डिवाइड किया गया है, कितनी जनसंख्या किसी नगर की होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, और उससे अधिक जनसंख्या जैसे बढ़ती जाती है तो वो किस रूप में बदलते जाते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नगरों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नगरों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। जो पहला है टाउन, सिटी, मेट्रोपोलिस, कन्वर्बेशन और मेगालोपोलिस। टाउन जब किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है तो उसे टाउन कहा जाता है। मान लो
ये एक क्षेत्र है और इसके अंदर बसने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है तो इसे टाउन कहा जाएगा। उसके पश्चात आता है सिटी। जब किसी नगर की जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख तक हो जाती है तो उसे सिटी कहा जाता है। इससे थोड़ा सा बड़ा इसका रूप होता है। इसका क्षेत्र भी टाउन की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है और जनसंख्या भी इसकी अधिक होती है तो उसे सिटी कहा जाता है। टाउन की अपेक्षा यहाँ पर अधिक सुविधाएं लोगों को मिलने लग जाती हैं और उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए लोग अच्छे से अपना जीवन बिताने लगते हैं। उसके पश्चात आता है मेट्रोपोलिस, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख तक होती है, उसे मेट्रोपोलिस कहा जाता है। मेट्रोपोलिस का जो आकार होता है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा जनसंख्या में और अधिक बड़ा होता है और यहाँ पर राज्यों की राजधानियाँ या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ जो होती हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मेट्रोपोलिस में विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से संबंधित क्रियाएं भी यहाँ पर की जाती हैं। लोगों का जो प्रमुख क्रियाकलाप होता है वो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप होते हैं। उसके पश्चात आता है कनरबेसन, जो जिसकी जनसंख्या मेट्रोपोलिस की अपेक्षा में और अधिक होती है, जो कनरबेसन के नाम से जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या होती है 50 लाख से 1 करोड़, यानी कि 5 मिलियन से 10 मिलियन तक इसकी जनसंख्या होती है। मिलियन का अर्थ होता है कि 10 लाख में 1 मिलियन, 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो 10 लाख में 1 मिलियन आता है। ये राज्यों की राजधानियों से भी अधिक इनकी जनसंख्या पाई जाती है, किसकी? कनरबेसन की। उसके पश्चात मेगालोपोलिस, मेगालोपोलिस की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है, यानी कि 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या इनकी पाई जाती है। मैंने अभी आपसे बताया कि 10 लाख में 1 मिलियन होता है तो 10 मिलियन में जनसंख्या होगी 1 करोड़ से अधिक। तो ये थे नगरों के प्रकार कि किसकी जनसंख्या कितनी होती है, जनसंख्या के आधार पर कैसे वो एक दूसरे से अधिक तेजी से बढ़ते जाते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे नगरों की स्थिति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो अब हम करेंगे नगरों का वर्गीकरण कि नगरों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधारों पर किया गया है। मुख्य रूप से नगरों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, स्थिति के आधार पर और व्यवसाय के आधार पर। तो स्थिति के आधार पर नगर कौन कौन से होते हैं? नदी तटीय नगर, झील तटीय, मैदानी नगर, बंदरगाह के रूप में पठारी नगर, पर्वतीय नगर और मरुद्यान के रूप में जो नगर बसे हुए होते हैं उसे स्थिति के आधार पर नगरों को पहचाना जाता है। जिस प्रकार से हमने गांव का प्रतिरूप पढ़ा था कि किसी गांव की शेप कैसी है, कोई गांव कहाँ पर बसा हुआ है तो उसकी आकृति किस प्रकार की बन गई है, सेम उसी तरीके से स्थिति के आधार पर जो हम नगरों का वर्गीकरण करेंगे वो हम नगरों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नगर किस प्रकार का बसा हुआ है, किस आकार में कौन सी शेप उस नगर को मिली हुई है। तो पहला है नदी तटीय नगर। जब कोई नगर किसी नदी के किनारे किनारे पर बस जाता है या उससे जो उपसरिताएं निकली हुई हैं उनके सहारे पे जब कोई नगर की बसाव स्थिति देखी जाती है तो उसे नदी तटीय नगर कहा जाता है। जैसे हमारा आगरा, वृंदावन, इलाहाबाद, ये प्रमुख नदी तटीय नगर हैं। इसके पश्चात आता है झील तटीय नगर। जब कोई नगर किसी झील के किनारे पर बस जाता है उसे झील तटीय नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे रूस बैकाल झील के किनारे पर बसा हुआ है। ईरान, इराक, ये प्रमुख कौन से नगर, कौन से झील के किनारे? मृत सागर के किनारे पर बसे हुए हैं। तो ये होते हैं प्रमुख झील तटीय नगर जो झील के चारों तरफ अपना बसाव शुरू कर देते हैं। उसके पश्चात आता है मैदानी नगर कि मैदानी नगर क्या होता है? जब कोई नगर मैदानी क्षेत्र में विकसित होते हैं तो उसे मैदानी नगर के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारा
अमृतसर, दिल्ली, गुड़गांव, ये प्रमुख हमारे मैदानी नगर हैं। प्लेन एरिया के ऊपर जो है ये नगर बसे हुए हैं। उसके पश्चात आता है बंदरगाह के रूप में नगर। जो प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों के ऊपर जो नगर बस गए हैं उनको बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। जैसे मुंबई शहर जो है वो बंदरगाह के ऊपर बसा हुआ है। इसी प्रकार से आता है पठारी। जो प्रमुख पठारों के सहारे पे जो नगर बस जाते हैं उसे पठारी नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे अलवर, राजस्थान का जो अलवर शहर है वो अरावली श्रेणी के जो छोटे छोटे पठारी टीले बचे हुए हैं, या दक्षिणी हरियाणा में भी हम देखते हैं जैसे नारनौल, उसके भी कुछ टीले बचे हुए हैं जिसके सहारे पे कोई नगर बसना शुरू हो जाता है, जैसे नारनौल बसा हुआ है। इसी प्रकार से उसे पठारी नगर के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आता है पर्वतीय नगर। जो नगर बड़े बड़े पर्वतों के सहारे पे बसते हैं उन्हें पर्वतीय नगर के रूप में जाना जाता है। जैसे श्रीनगर, लेह लद्दाख, या फिर पूर्वी भारत के देश जो पर्वतों के सहारे पे बसे हुए विकसित नगर होते हैं उन्हें पर्वतीय नगर के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आता है मरुद्यान नगर। जो नगर प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्रों में बसे हुए होते हैं उन्हें मरुद्यान नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान का अजमेर, जो थार के मरुस्थल में बसा हुआ जिला है, जो बहुत ही अच्छे से विकसित हो गया है। तो उस मरुस्थल के अंदर वह कैसे उसका बसाव हो पाया है, किस प्रकार से वो विकसित हो पाया है, उसका प्रमुख कारण ये है कि जो हमारी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है वो राजस्थान के अजमेर से निकाली गई है, और उसके द्वारा सिंचाई के माध्यम से वहाँ पर कृषि बहुत अच्छे तरीके से की जाती है और उन्नत फसलें वहाँ पर की जाती हैं। यही कारण है कि वहाँ पर जल की सुविधा पूर्ण होने के कारण वो शहर बहुत अच्छे से वो नगर बस गया है, इसलिए वहाँ पर अच्छे से बसाव स्थिति उसकी देखी जाती है। तो ये है प्रमुख नगर की जिस किनारे पर जिस भी स्थिति में वो नगर बसा हुआ होता है, स्थिति के आधार पर जिसके भी किनारे पर उसका बसाव हुआ है उसे स्थिति के आधार पर नगरों के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात आता है व्यवसाय के आधार पर नगर, कि कोई नगर जब किसी भी तरीके का व्यवसाय करता है तो उसी तरीके की वो अपनी डेवलपमेंट, अपना विकास करता है, उसी के आधार पर उस नगर को पहचाना जाता है। जो प्रमुख आधार हैं औद्योगिक नगर, जो नगर उद्योगों की दृष्टि से विकसित हुए नगर हैं, जिन नगरों के अंदर औद्योगिक रूप से उनका ढांचा अच्छे से तैयार किया गया है, जैसे हमारा गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, ये प्रमुख औद्योगिक नगर हैं क्योंकि वहाँ उद्योग बहुत अच्छे से उन्नत तरीके से विकसित हो गए हैं और वहाँ पर उद्योगों से संबंधित प्रमुख सुविधाएं जैसे जल की सुविधा, लेबर की सुविधा और कच्चे माल की सुविधा, यातायात संबंधी सुविधाएं, ये सभी वहाँ पर अच्छे से उनको प्राप्त हो पा रही हैं, इसलिए उन्हें औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। पहले वहाँ पर उद्योगों की स्थिति हुई, उद्योग स्थापित होने के पश्चात और वहाँ पर अच्छे से विकास होने लगा और विकास होते होते वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक मात्रा में बढ़ती गई, जिससे वो औद्योगिक नगर के रूप में विकसित नगर हो गए। उसके पश्चात आता है व्यावसायिक नगर, जो नगर व्यवसाय की दृष्टि से प्रमुख होते हैं, व्यवसाय जिनका बहुत अच्छे से चलता है, जैसे असम से दूसरे देशों में निर्यात की जाती है चाय और कॉफ़ी की फसल, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, जिन्हें व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कुछ नगर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पशु अच्छे पशु रखे जाते हैं और उनको दूर दूर के देशों तक भी बेचा जाता है, तो वो पशुओं के आधार पर व्यवसायिक नगर आते हैं। इस प्रकार से जो नगर होते हैं उनकी स्थापना होती चली जाती है। उससे अगला आता है खनन नगर। जब किसी नगर के अंदर
खनन क्रिया अच्छे ढंग से हो पा रही है, कच्चा माल वहाँ अच्छे से निकाला जा रहा है, तो उसे खनन नगर के रूप में पहचाना जाता है। जैसे झरिया, बोकारो, रानीगंज, खेतड़ी, सिंघाना, जहाँ तांबा की उत्पादन किया जाता है, तांबा का खनन किया जाता है, डिगबोई, ये प्रमुख खनन नगर हैं। तो वहाँ पर खनन कार्य अच्छे से होने लगा है, तो लोगों को रोज़गार भी उसमें अच्छे से मिल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अच्छे से बसाव हुआ है। उसके पश्चात आता है सैनिक नगर, जहाँ लोगों के सैनिकों के अड्डे, जैसे आर्मी के अड्डे बनाए हुए हैं अंबाला कैंट में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, तो यहाँ पर सैनिकों के अड्डे बनाए हुए हैं। तो सैनिकों के अड्डों की दृष्टि से वो एक विकसित नगर हो गया है। चारों तरफ से उनकी क्या हो गई है, एक अच्छे से उनको सब कुछ देखने को मिलता है और उनको सभी सुविधाएं भी वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, जिसकी वजह से सुविधा की दृष्टि से वो नगर अच्छे विकसित हो रहे हैं, इसलिए वो सैनिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। धार्मिक नगर, जो नगर धर्म के आधार पर अधिक विकसित हुए नगर हैं, जैसे हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, ये सभी धार्मिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टि से इन नगरों को जाना जाता है। लोग अपने धार्मिक आधार पर वहाँ पर अपना आते जाते हैं और वहाँ पर अपना क्या करते हैं, बसाव करते हैं। उसके पश्चात आता है मत्स्य नगर, जो मछली पालन की दृष्टि से जो नगर विकसित हो गया है। आजकल तो ये ऐसे नगर बहुत अधिक होते जा रहे हैं, क्योंकि मत्स्य पालन जो है वो गांव के अंदर भी अनेक क्षेत्रों में किया जाने लगा है, क्योंकि वो एक व्यवसाय बन गया है लोगों का। उसके अंदर उनको बचत भी अच्छी होती है और वो अच्छे तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन उससे अच्छे तरीके से चला लेते हैं और काफ़ी उससे आय भी प्राप्त उनको हो रही है। लास्ट आता है पर्यटन नगर, जो नगर मनोरंजन की दृष्टि से विकसित नगर होते हैं उन्हें पर्यटन नगर के रूप में जाना जाता है। मनोरंजन के आधार पर उन नगरों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। वहाँ पर जनसंख्या मनोरंजन के आधार पर, मनोरंजन को देखते हुए वहाँ पर जनसंख्या अधिक बस गई है। जैसे मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में बहुत अधिक मात्रा में लोग जाकर के बसते हैं, पर्यटन क्षेत्र वो एक बन गया है। तो ये थे प्रमुख नगरों के प्रकार, व्यवसाय के आधार पर और स्थिति के आधार पर। इसके पश्चात आती है नगर विकास की अवस्थाएं। तो मम्फोर्ड महोदय के द्वारा नगरों को मुख्य रूप से 6 अवस्थाएं नगरों की बताई गई हैं, जो है इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो इनको अपनी अपनी अवस्थाओं के आधार पर जाना जाता है। इयोपोलिस जो नगर के विकास की प्रथम अवस्था होती है, जब कोई गांव किसमें कस्बा में परिवर्तित हो जाता है तो उसे इयोपोलिस की अवस्था में जाना जाता है। इसकी जो जनसंख्या होती है वो 1 लाख से कम होती है। धीरे धीरे इसकी जनसंख्या बढ़ती जाती है और वहाँ पर मुख्य जो सुविधाएं होती हैं लोगों की, वो भी उनको अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं। उसके पश्चात आती है पोलिस, जब कोई गांव या कस्बा नगर में बदल जाता है और 1 लाख से अधिक उसकी जनसंख्या हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, नगर के रूप में जाना जाता है। इसका आकार जो होता है जनसंख्या का ये इयोपोलिस से अधिक होता है। नगर के विकास की यह दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था आती है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस में राज्यों की राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां आती हैं। इनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख तक होती है और इनके अंदर प्रशासनिक कार्यों से संबंधित राजनीतिक राजनीतिक कार्य सभी इसके अंदर अच्छे से लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। रोजगार की सुविधाएं और शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी लोगों को अच्छे से प्राप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अधिक विकसित नगर के रूप में देखे जाते हैं। उसके पश्चात आता है मेगालोपोलिस, जब किसी नगर की
जनसंख्या 50 लाख से अधिक हो जाती है तो वह मेगालोपोलिस के अंतर्गत आता है। नगर विकास की यह चौथी अवस्था होती है। उसके पश्चात आता है टायरेनोपोलिस, जब नगर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की और कमी नहीं देखने को मिलती है, पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाता है। विभिन्न पूंजीपति और उद्योगपतियों का बड़ी बड़ी इमारतों पर अधिकार हो जाता है और सरकार के साथ में मिलकर भी वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो वो टायरेनोपोलिस जो नगर विकास की 5वीं अवस्था होती है उसके अंतर्गत आता है। नेक्रोपोलिस जो नगर के विकास की अंतिम अवस्था होती है, इस अवस्था में नगर का पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ भाड़ होने के कारण, अधिक उद्योग स्थापित होने के कारण जब 5वीं अवस्था में ये सब हो जाते हैं, तो 6ठी अवस्था जब नेक्रोपोलिस आती है उसके अंदर अधिक पोल्यूशन बढ़ जाता है। जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण भीड़ का इलाका अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या अधिक बढ़ जाने के कारण नगर का पतन होना यानी कि उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है और नगर से लोग क्या करते हैं, दूसरे स्थानों पर माइग्रेशन करने लगते हैं, या जो पास का जो खाली पड़ा हुआ जो इलाका होता है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करने लग जाते हैं, प्रवास करने लग जाते हैं, जो नगर विकास की अंतिम अवस्था होती है। इसके अंदर नगर पूरी तरह से ख़त्म होने पर आ जाता है। तो ये थी नगर विकास की अवस्थाएं जो मम्फोर्ड के द्वारा बताई गई। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।